अस्सलाम वालेकुम, आई एम अली ताहिर और साइकोलॉजी बुक की सीरीज़ में ये मेरी दूसरी वीडियो है। लास्ट वीडियो बनाए हुए मुझे तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो फिर उसमें मेरा ये अज़्म था कि मैं अगर साइकोलॉजी बुक की सीरीज़ वीडियो बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी कंसिस्टेंसी कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। आई थिंक आई फेल्ड इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। कुछ बहुत मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से मतलब मेरी लाइफ की डायनामिक्स ही बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। खैर ये भी मेरे अपने बहाने ही हैं, मैं इनको बहाने कहूँगा क्योंकि इनकी वजह से अगर काम रुक जाता है, किसी भी वजह से आपका काम रुक जाता है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और बहुत ज़्यादा आप दिल से चाहते हैं, जिस भी वजह से अगर वो काम आपका डिले होता है या रुकता है तो दैट मीन्स ये आपका अपना कसूर है। तो आई एम एडमिटिंग माई फॉल्ट। खैर स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो का चैप्टर जो है वो है फिलोसॉफिकल रूट्स। आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद दो चीज़ें आप पता लगेंगी। वो दो चीज़ें ये हैं कि यू विल बी एबल टू प्रूव हाउ फिलोसफी हैज़ इट्स इम्पैक्ट ऑन साइकोलॉजी, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फिलोसफी से ही सारी चीज़ें निकलती हैं, सारी साइंसेस फिलोसफी से निकली हैं। फिलोसफी की जड़ें साइकोलॉजी को कैसे हिट कर रही हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, और कौन से ऐसे मेजर फिलोसफर्स हैं जिनकी वजह से साइकोलॉजी की डायनामिक्स चेंज हुई है, साइकोलॉजी को एक डायरेक्शन मिली है। कीप इन माइंड, क्योंकि फिलोसफर अलग चीज़ है, साइकोलॉजिस्ट अलग चीज़ है, और ये वीडियो देखने के बाद आपको वो भी क्लियर हो जाएगा कि फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी में क्या फ़र्क है। अच्छा, जब मैंने ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था, मतलब चैप्टर का इंट्रोडक्शन है अभी सिर्फ ये, बाकी तो हम आहिस्ता आहिस्ता बाद में देखेंगे। जब मैंने ये पढ़ना स्टार्ट किया था तो बहुत सारे फ़िलासफ़र्स थे, बहुत सारे लोगों के नाम थे जिनको मैं देख के कन्फ्यूज़ हो गया था, और मैंने इंट्रोडक्शन 4-5 बार देखा और गूगल पे भी सर्च किया वो क्या क्या चीज़ें इन लोगों ने की हैं, और उनको अलाइन करने की कोशिश की थ्रू ChatGPT, जहाँ जहाँ से मुझे हेल्प मिल सकती थी मैंने किया। लेकिन पढ़ने के बाद मुझे मज़ा तो आया। खैर मैंने वहाँ पे सीखा कि यार बहुत सारे ऐसे फ़िलासफ़र्स हैं जिन्होंने साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस किया है। यहाँ पे इन्फ्लुएंस एक कीवर्ड है, यहाँ पे आपने गौर से सुनना है। इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि देखें, अब यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, फ़िलासफ़र्स हैं, आई मीन इन लोगों की फील्ड साइकोलॉजी नहीं है एज सच। इन लोगों की फील्ड फ़िलासफ़ी थी, इन लोगों के अपनी स्टडीज़ चल रही थी। और इन्फ्लुएंस के बारे में मैं समझाता हूँ इन्फ्लुएंस क्या मतलब है। ये फॉर एग्जांपल एक फ़िलासफ़र है, एक एग्जांपल फ़िलासफ़र है, ठीक है। इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि एक बंदे ने बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की, इन स्टडीज़ में किसी न किसी मोड़ पे उसने आके कुछ ऐसा कर दिया, ये कुछ ऐसी बात कर दी जिसकी वजह से साइकोलॉजी को एक डायरेक्शन मिली। ये एक छोटा सा इसकी ज़िंदगी में पॉइंट हो सकता है जिसकी वजह से साइकोलॉजी इन्फ्लुएंस हुई है इसके काम की वजह से। ये मेरा मतलब है फ्रॉम इन्फ्लुएंस, और यही एक कीवर्ड है यहाँ पे। मतलब ये कि इन लोगों की जो स्टडीज़ हैं, मोस्टली फ़िलासफ़र की जो स्टडीज़ हैं, वो हम 100% नहीं देखेंगे, उनके हम खुद कुछ चंक्स देखेंगे, कुछ चंक्स पढ़ेंगे, और आगे भी हम आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। वो पढ़ने के बाद हमें एक बेस मिलेगी कि साइकोलॉजी को हमने समझना कैसे है। इट्स जस्ट लाइक द ABCs ऑफ साइकोलॉजी। और आई होप इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, कि मैं अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि जितना आसान हो सके मैं वो आसान करके समझा दूँ। अच्छा जी, अब शुरू करते हैं कि हमारी बुक में क्या है एक्चुअली। वहाँ पे बात यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि ह्यूमन हिस्ट्री के शुरू से ही हम लोग, मतलब इंसान, ये इसी खोज में है कि कॉन्शियसनेस है क्या, हमारी मेमोरी, हमारी लाइफ, हमारे माइंड का क्या मतलब है, हमारी सोच कहाँ से आती है। और जो चीज़ हमें समझ नहीं आती, या तो हम उसे डर जाते हैं या हम उसको मज़ीद खोज के निकालना शुरू कर देते हैं। क्योंकि शुरू के लोगों के पास इतना साइंटिफिक रेवोल्यूशन था नहीं, और ना ही उनके पास इतने इंस्ट्रूमेंट्स थे। दे जस्ट हैड थॉट्स, उनके पास सोचें थी, उनके पास लॉजिक थी, और उनके पास विजडम थी। उसी से उन्होंने कोशिश कर करके अपनी डेफिनेशंस निकाली और अपनी थ्योरीज निकाली, और इन्हीं लोगों को हम फिलोसफर्स कहते हैं। ये शुरू से ही जो एंशिएंट ग्रीस का ज़माना है, वहाँ तब से ही इस तरह के फिलोसफर्स ने कॉन्शियसनेस, सेल्फ, बॉडी, लैंग्वेज, नॉलेज, परसेप्शन, इन सब चीज़ों के जवाब ढूंढने की कोशिश की। और अभी तक ये कुछ, मतलब 2024 आ गया है, अभी तक हमारे पास कुछ कंक्रीट नहीं है। और एक मेजर सवाल कि हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, इसका सवाल अभी तक इंसान ढूंढ रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, चाहे साइकोलॉजिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, हर तरह का इंसान। इफ़ यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड इफ़ यू कैन हियर दिस, और आप सुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आपका भी प्रॉब्लम ये सवाल होगा कि एक अच्छी लाइफ का क्या मतलब है, एक अच्छी लाइफ जीने का क्या मतलब है। शुरू से ये स्ट्रगल चल रही है इंसानों की। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि फ़िलासफ़ी से ही सारी साइंसेज निकली हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें, फ़िलासफ़ी बस एक सवाल, जो आपका काम है, आपने सवाल पूछना है और फिर उसके जवाब ढूंढने हैं, फिर उसके बाद दोबारा सवाल पूछना है, फिर आपने एक अपनी थ्योरी बना लेनी है। अगर वो आपके नफ्स को या आपके माइंड को अगर वो अट्रैक्ट करती है, दैन दैट्स योर ओन थ्योरी। फ़िलासफ़ी में ये सब चीज़ें चल रही हैं, और अगर वो बात बाकी लोगों को समझ आती है और उससे लोगों के सवाल का जवाब मिलता है, दैट मीन्स वो फ़िलासफ़ी है। तो वहाँ पर हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ पर सिर्फ सोच रहे हैं। जब हम सोचने के बाद हमारे पास टूल्स होते हैं टू मेजर दैट, या कुछ उसको किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें साबित करने का अगर मौका मिलता है, तो फिर आगे हमारे पास वो साइंस बन जाती है।
सो दैट्स वाई इट इज़ बिलीव्ड, और आई ऑल्सो बिलीव कि हाँ वाकई सारी चीज़ें फिलोसफी से ही निकली हैं, अगर फिलोसफी की डेफिनेशन ली जाए इस तरह से कि इट्स द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज ऑफ लाइफ। और साइंस का काम है इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करना। क्योंकि काम तो बहुत ज़्यादा हुआ है फिलोसफी पे, बाद में ही साइंस में साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया है, क्योंकि हमारे पास स्टडीज़ बढ़ गई, हमारे पास कंप्यूटर का और मेजरमेंट का हमारे पास टूल्स बदल गए और बहुत ज़्यादा एडवांस होते गए वो चीज़ें। दैट्स वाई 16th सेंचुरी में, मतलब 1600 नहीं 1500s में हमारे पास साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया। उसके बाद 18th सेंचुरी तक हमारे पास ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन आ गई, हमारे पास ज़्यादा स्टडी करने के तरीके आ गए और हमारे पास साइंटिस्ट ज़्यादा बेहतर आ गए। तो उसके बाद 18th सेंचुरी तक हमारे पास एज ऑफ रीज़न आई कि हम रीज़न कैसे करते हैं। हमें हर चीज़ की वजह चाहिए थी। हम चाहते थे कि ठीक है, इफ़ यू से कि अगर आप कहते हैं कि हम दिमाग में मेमोरी सेव कर सकते हैं, तो हाउ डू यू प्रूव दैट? अगर हम ये बीज ज़मीन पे लगाते हैं तो इन यू से कि ये बीज लगाने के बाद कुछ अरसे बाद हमें यहाँ से एक पौधा निकलेगा, फिर पौधा निकलने के बाद एक दरख्त निकलेगा। हाउ डू यू प्रूव दैट? फिर आप उसके स्टडीज़ करते हैं। वो एज ऑफ रीज़न आहिस्ता आहिस्ता बेहतर सवाल करना शुरू कर दी हम लोगों ने, हम इंसानों ने। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन के तरीके, हमारे पास कैलकुलेशन के तरीके और एक्सपेरिमेंटेशन के तरीके बहुत फॉर्मल और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो गए। इस साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वजह से हमने काफ़ी चीज़ें सीखी। हमने जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दांतों के ऑपरेशंस और सर्जरी के असूल, हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थ्रू रीजनिंग एंड रिसर्च, और हमने साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज़ अप्लाई की हमने काफ़ी चीज़ों पे। लेकिन साइंस हमेशा स्ट्रगल करती रही कि साइकोलॉजी के ऊपर हम एक्सपेरिमेंटेशंस कैसे करें, साइकोलॉजी पर साइंटिफिक मेथड कैसे अप्लाई करें, ये हमेशा स्ट्रगल रही। उसके बाद खैर टेक्नोलॉजी की वजह से वी वर एबल टू आस्क बेटर क्वेश्चंस, और हमने बेहतर डाटा कलेक्ट करके हमने काफ़ी चीज़ें नहीं सीखी हम उसके बाद। अब हम आते हैं अगले सब्जेक्ट पे, वो है सेपरेटिंग माइंड एंड बॉडी। इससे आगे हमारे पास कुछ नए साइंटिस्ट, नए फिलोसफर्स के नाम आएंगे, उनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। आई वुड ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। जितना सिंपल हो सकता है मैं इसको कोशिश करूँगा कि सिंपल ही रखूँ। जो मुझे समझ आया है वही बात करूँ, और जो मुझे नहीं समझ आया है मैं उसके बारे में बात ही नहीं करूँगा। तो ये हमारा एक स्टार है, रेने डेकार्ट। लास्ट वीडियो में मैं प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा गौर नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रोनाउंसिएशन भी डाल दी है कि ताकि मुझे भी आसानी हो और देखने वालों को भी आसानी हो, हम इसको प्रोनाउंस कैसे करें। पहले मैं इसको रेने डिस्कार्टिस बोलता था ये वीडियो बनाने से पहले तक। ये कहता था कि माइंड और बॉडी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, मे भी अगर आपको ये समझ आती है कि हमारा जो माइंड है, हमारी सोचें, हमारी डिवोशंस, हमारे गोल्स और हमारे ख्वाब, ये सब एक अलग चीज़ें हैं। और हमारी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, बॉडी मशीन लाइक स्ट्रक्चर है, वो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, और ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। इसकी ये थ्योरी थी, और ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम देखें इसकी एग्जांपल रेने डेकार्ट की माइंड बॉडी डुअलिज्म की। अब सोचें, ये एक मोमबत्ती है, यूजर सेंसेस। आपने अपनी विजुअल सेंस यूज़ करनी है, ठीक है, और ये देखने से आपको लग रहा है कि यस ये एक मोमबत्ती है, और हम इसको आग लगाते हैं, मोमबत्ती ये फिर बाद में वैक्स बन जाती है। ये आप अपनी बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी आंखों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर जब वो वैक्स पिघल जाती है, अब ये पिघली हुई वैक्स है, आपके माइंड में ये अभी तक इसमें वो पोटेंशियल है कि वो मोमबत्ती बन सकती है। दैट्स योर थॉट्स, वो आपकी सोचें हैं जो देख रही हैं यहाँ पे। आपकी बॉडी बताती है, लेकिन अगर आप देखें ये मोमबत्ती नहीं है, ये इसका वैक्स। अगर हम किसी और को दिखाएंगे कि शायद वो कैस भी ना कर सके कि क्या चीज़ है, लेकिन अगर आप उसको बता देंगे कि ये पहले मोमबत्ती का वैक्स था, तो फिर उसके माइंड में वो ये वैक्स जब भी देखेगा तो उसके माइंड में मोमबत्ती ही आएगी। ये उसका आर्ग्यूमेंट था कि हमारी बॉडी और हमारा माइंड कैसे डिफरेंट है। ये सब देखने के बाद, ये सब जानने के बाद आपके माइंड में भी मेरी तरह ये सवाल आ रहा होगा कि यार अगर माइंड और बॉडी दो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो हमारी थॉट्स कहाँ से आती हैं, लाइक ये सोचें आती ही कहाँ से हैं, राइट? तो डेफिनेटली आपका माइंड वहाँ जा रहा होगा कि ठीक है, हम अपने ब्रेन को निकाल देते हैं अपने स्कल से, सोचे कहाँ से आएंगे, हम कैसे फंक्शन करेंगे। तो अगर आपके माइंड में ये सोच आई थी, तो आप भी इस फिलोसफर की तरह हैं। इसका नाम है योहान फ्रीडरिक हर्बर्ट, आई डोंट नो। ये कहता था कि ब्रेन भी एक अलग, जैसे हमारी बॉडी एक मशीन है, हमारे जॉइंट्स हैं, हमारी खून की रगें हैं, हमारा एक बॉडी पूरा काम कर रही है हमारी लिविंग को फैसिलिटेट करने के लिए। माइंड भी हमारा ब्रेन भी माइंड की एक दुनिया को चला रहा है। ब्रेन का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि हमारी बॉडी को हुक्म दे कि आपने कैसे चलना है। ब्रेन का काम मशीन चला के हमारी थॉट्स को भी, हमारी माइंड को भी चलाना है। ब्रेन इज़ अ मशीन फॉर माइंड, ये इसने बात की। एक और चीज़ मेरे माइंड में आ रही थी ये सब जानने के बाद कि यार पहले सोचता भी था, बचपन में भी सोचता था ये बातें कि हमारा हाथ है, लाइक हम अपने हाथ की एग्जांपल ले लेते हैं। हाथ में 5 उंगलियां हैं, ठीक है, नॉर्मली सबके पास 5 उंगलियां हैंगी बाय बर्थ, और हाथ का काम बस चीज़ें उठाना है, पिक करना है और उनको उठा के रखना है। और हर किसी का शक्ल डिफरेंट होगी, कलर डिफरेंट होगा और साख्त डिफरेंट होगी, लेकिन काम सेम कर रहे हैं, वो सेम चीज़ रखते हैं, सेम क्वालिटी रखते हैं।
हमारा जो दिमाग है वो भी सेम तरीके का बना होता है, बट हर कोई इतना डिफरेंट क्यों होता है? दो बच्चे अगर ट्विंस पैदा होते हैं, वाई दोज ट्विंस आर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? ये सवाल अभी तक मेरे माइंड में है। और ये सवाल अब मैं भी इंसान हूँ, मैं भी बच्चा था, हर फिलोसफर जो पैदा हुआ है वो भी एक टाइम पे बच्चा था, लेकिन वो भी यही सोचते थे कि यार दो बच्चे हैं, वो बड़े होके इतने बदल क्यों जाते हैं? अब सेम माहौल में अगर पैदा हुए होते हैं तो सेम रिजल्ट नहीं निकलता। वाई दैट? ऐसा क्यों है? ब्रेन तो सेम है, ब्रेन का स्टाइल, ब्रेन का डिज़ाइन सबके पास सेम है। ये चीज़ एवोल्यूशन के फिलोसफर्स थे, जो इनमें से एक जो मुझे नहीं पसंद, क्योंकि एवोल्यूशन की थ्योरी आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। खैर, उसमें से चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस गाल्टन है, जिन्होंने कहा था कि पर्सनैलिटी, फ्री विल, डेवलपमेंट और लर्निंग, ये चीज़ें हैं वो एवोल्यूशन के थ्रू आती हैं। और यहीं से ही एक नई थ्योरी हमारे पास आई, नेचर वर्सेस नर्चर की, कि हमारी नेचर ही ऐसी है, लाइक हमारे दिमाग का जो स्ट्रक्चर है उसमें ऐसी चीज़ छुपी हुई है, या हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि ब्रेन ही ऐसी चीज़ है जो इन्वायरमेंट के साथ, टाइम के साथ साथ खुद को चेंज करता रहता है, मोल्ड करता रहता है। हमारे बाकी बॉडी के पार्ट्स हैं वो मोल्ड नहीं होते। मेरा हाथ है, इसका काम है चीज़ें उठाना। हर बंदे का, हर इंसान के जो हाथ का काम है उसकी चीज़ें उठाना है, और वो सेम तरीके से उठाने का उसका स्टाइल होगा, राइट? लेकिन माइंड, हर बंदे का इस्तेमाल करने का स्टाइल डिफरेंट है, और इसी वजह से ही वो चीज़ डिफरेंट होती है। ब्रेन का स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन माइंड बहुत डिफरेंट होता है। आई होप ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था जो मैं बात कर रहा था इस बारे में। खैर, इसी के दौरान ही कुछ और साइंटिस्ट भी हमारे पास आए थे, जिन्होंने मजीद हिप्नोसिस पे और सबकॉन्शियस के ऊपर काम किया। वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तक हमने कितने फिलोसफर्स के यहाँ नाम देख लिए हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है। एक रेने, योहान और फ्रांसिस गाल्टन और चार्ल्स डार्विन। ये नहीं है, ये कुछ ये और पॉलिटिकल फिगर्स हैं। ये 4 लोग हैं जो हमने देख लिए हैं अभी तक। अब हम आगे चलते हैं। बर्थ ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंस। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि साइंटिफिक मेथड्स साइकोलॉजी में अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे पहले मैं अपने अल्फाज में बता देता हूँ कि व्हाट डू आई थिंक जब मैं साइंस कहता हूँ कि साइंस का मतलब क्या है। तो अब गौर से सुनिएगा। साइंस में सबसे पहले क्या होता है? वी ऑब्जर्व। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। हम कोई फिनोमिना देखते हैं, कोई चीज़ हमें आउट ऑफ द वे लगती है और हम हैरान हो जाते हैं कि यार ये वाह, दिस इज़ समथिंग न्यू। फिर हम ऑब्जर्व करने के बाद फिर हम सवाल करते हैं, फिर हम एक सवाल क्रिएट करते हैं। सवाल करने के बाद ये मतलब कैसे? फिर उसके बाद हम हाइपोथेसिस करते हैं। हम अपनी तरफ से ही कोई सवाल बनाते हैं कि अगर ये होगा तो फिर ये होगा। हाइपोथेसिस के बाद अगला स्टेप होता है एक्सपेरिमेंटेशन। हाइपोथेसिस तक तो हम चले जाएंगे फिलोसफी में, कि यहाँ तक फिलोसफी ही आती है। एक्सपेरिमेंटेशन में हम थोड़ा सा मार खा जाते हैं साइकोलॉजी में। एक्सपेरिमेंटेशन की फिर साइंस में, अब हम साइंस की बात कर रहे हैं। साइंस में एक्सपेरिमेंटेशन के बाद क्या होता है? हम डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्शन के बाद हम क्या करते हैं? हम एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास जो डाटा है हमारे हाइपोथेसिस से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, कंक्लूड करते हैं कि हाँ यार, मैंने जो सोचा था वो हमारी हाइपोथेसिस थी, वो एक सही बेस पे बैठ रही है। तो ये मैंने ये कंक्लूड किया है कि एटलीस्ट सेफ तो अच्छा था। फिर उसके बाद हम रिपोर्ट और पीयर रिव्यू करते हैं कि भाई आप लोग भी देखें कि मेरी ये फाइंडिंग है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। फिर उसके बाद आखिर में रेप्लिकेशन होती है। रेप्लिकेशन का मतलब ये है कि जो चीज़ें मैंने पहले की थी शुरू में एक्सपेरिमेंट करते वक्त, वो दोबारा रेप्लिकेट की जा सकती हैं। अगर मैंने 2 ग्राम क्लोरीन डाला था कहीं पे, तो क्या दोबारा वो नया साइंटिस्ट 2 ग्राम क्लोरीन डाल के सेम चीज़ें ले सकता है, सेम आंसर मिल सकते हैं उसको कि नहीं? ये जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की है ना, रेप्लिकेशन और एक्सपेरिमेंटेशन, ये चीज़ साइकोलॉजी में सेम नहीं रह सकती। आई थिंक आप अब तक समझ चुके होंगे कि ये चीज़ साइकोलॉजी में क्यों नहीं एक सेम रह सकती। फ़िलासफ़ी में क्या होता है? फ़िलासफ़ी में मैंने यही चीज़ें भी आपसे कॉपी पेस्ट कर दी हैं, क्योंकि ये सेम चीज़ है। हम ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर हम सवाल करते हैं, फिर हम सोचते हैं, ठीक है, फिर हम सवाल करते हैं, फिर हम सोचते हैं। ये साइकोलॉजी में, फ़िलासफ़ी में चलता रहता है। अब अगर हम गौर से देखें, ऑब्ज़र्व, क्वेश्चन, थिंक, यहाँ तक जो है हमारे साइंटिफिक मेथड से निकल रहा है। सो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं ना कि फ़िलासफ़ी के बगैर साइंस बन ही नहीं सकती। ये दैट्स व्हाट आई मेंट जब मैं कह रहा था कि पहले फ़िलासफ़ी है, फिर फ़िलासफ़ी के बाद बाकी साइंसेज निकलती हैं। तो इन वजूहात पे मैं कह रहा था कि ये इसका मतलब ये है। तो अब ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ? इसलिए कि क्योंकि आगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब कुछ लोग हैं जो साइंस में बिलीव रखते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, एनालिसिस करने के बाद वो फिर वो चाहते हैं कि ये चीज़ रेप्लिकेट भी की जा सके। वो फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि हम एक 2 टीचर्स ले लेते हैं। छोटी सी एग्जाम्पल, आई होप ये आपके लिए आसान होगी। एक है केमिस्ट्री का टीचर, ये केमिकल समझाना इसको पसंद है और केमिकल के बारे में समझाना पसंद है। और दूसरा है एक आर्ट्स का टीचर, राइट, ये इसको एस्थेटिक्स से और खूबसूरती से लेना देना है। एक केमिस्ट्री का टीचर है और आर्ट का टीचर, दोनों कहते हैं कि आपने केक बनाना है।
केमिस्ट्री का टीचर अपने बच्चों को कहेगा आप लोग केक बनाओ, केमिस्ट्री के स्टूडेंट क्या करेंगे, उनका किस चीज़ से गर्ज है, क्वालिटी से। हमारे पास जो अंडे की मिकदार है, हमारे पास दूध है, बेकिंग पाउडर है, ये हमने कितनी मिकदार में डालना है कि एक हमारे पास बेहतरीन चीज़ आ जाए। केमिस्ट्री टीचर तो एक जायके पर तवज्जो देगा ना, तो उसके पास एक सिंपल सा केक आ जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम आर्ट टीचर का देखें तो वो कहेगा कि यार एस्थेटिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एस्थेटिक्स साइंस केमिस्ट्री वाले टीचर के पास शायद ना हो, आर्ट के टीचर के पास ज़रूर होगी, लेकिन आर्ट टीचर के पास शायद इसकी सही रेसिपी ना हो, सही क्वालिटी की चीज़ ना वो बना सके, लेकिन केमिस्ट्री के टीचर के पास शायद हो, क्योंकि वो एक परफेक्शनिस्ट है, वो चाहता है। और ये केक बार बार बनाया भी जा सकता है, शायद ये केक बार बार ना बनाया जा सके, हेंस ये साइंटिस्ट है और ये आर्टिस्ट है। तो ये छोटी सी एग्जांपल थी। इसी तरह ये आप सोचें एक बंदा जिसका फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है और वो यूएस में थे जिनका फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड था, और वो लोग क्या करते थे, ऑब्जर्व, थिंक एंड थिंक मोर, ये काम था उनका। वो आगे एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे, प्रैक्टिकल नहीं था, फिलोसफी प्रैक्टिकल नहीं है। और विलियम जेम्स है जो यूएसए का बंदा है, जर्मनी जो कि यूरोप में ही है, उनका साइंटिफिक बैकग्राउंड था, ये हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। उनका साइंटिफिक बैकग्राउंड था और उसी वजह से ही वो एक्सपेरिमेंट कर चुके और इन्हीं के थ्रू ही वो साइकोलॉजी आगे बढ़ी। जर्मनी में ये 3 लोग हैं जिन्होंने साइंटिफिक अप्रोच से साइकोलॉजी को लिया। पेरिस में 2 बंदे हैं, इसका छोटा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी हम बाद में जाके पढ़ेंगे इसके बारे में। न्यूरोलॉजिस्ट है जिसने हिप्नोसिस को ट्राई किया हिस्टीरिया के पेशेंट्स पे। और ये दूसरा ये है कि इसने पियर जाने, देखें पियर जेनेट पढ़ा जा रहा था, मैंने पियर जेनेट पढ़ा था। तो ये बंदा है जिसने अनकॉन्शियस के ऊपर काम किया। तो ये हमारे पास कुछ मज़ीद नाम आ गए हैं और बहुत जल्दी आ गए हैं, और आई होप कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होगा। खैर यही आखिरी 2 डेकेड्स थी 19th सेंचुरी की, जिसमें साइकोलॉजी को साइंटिफिक रूल्स के थ्रू स्टडी किया गया। और ये जो सवाल थे जो हमने ऊपर देखे थे ग्रीस के ज़माने में, एंशिएंट ग्रीस के ज़माने में, ये चीज़ें वो सोच रहे थे कि यार ये चीज़ें हैं क्या, इनके ऊपर साइंटिफिक मेथड अप्लाई करने की कोशिश की। उसके थ्रू उन्होंने ये जवाब ढूंढना शुरू किया आजकल के साइंटिस्ट ने, और ये जवाब ढूंढना शुरू किए 19th सेंचुरी की आखिरी 2 डेकेड में, 1800 से 1800 या 1900 तक ये उन्होंने कोशिश की। तो खैर ये अभी जो हमने यहाँ पे देखे हैं वो उनकी हमने फ़िलासफ़र्स की स्टडीज़ देखी है। हमने उनकी जो स्टडीज़ का चंक है वो काम तो कोई और कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ थी, मतलब उनके अपने ख्यालात थे। वो कहते थे कि मुझे ये लगता है कि ऐसा है, मुझे लगता है ऐसा है। लेकिन इनकी स्टडीज़ की वजह से साइंटिफिक साइकोलॉजिस्ट निकले जिन्होंने साइंटिफिक मेथड अप्लाई किया साइकोलॉजी पे। फिर उसके बाद हमें अब जो ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजिस्ट मिले जो कह रहे थे कि ये जो स्टडीज़ हैं ये रेप्लिकेट की जा सकती हैं। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हैरानकुन बात है कि वो एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट कर सकते हैं और वो रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये दिस इज़ अमेजिंग। साइकोलॉजी जैसी चीज़ को आप साइंस के थ्रू प्रूव कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं, दैट्स अमेजिंग रियली। ये लोग थे। और रिकैप में आपको दोबारा बता देता हूँ आपको कि आप लोगों ने शायद अब तक ये सीख लिया होगा कि फ़िलासफ़ी का क्या इम्पैक्ट है साइकोलॉजी पे, और कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी फ़िलासफ़ी ने साइकोलॉजी को जान दी, एक लाइफ दी। ये फ़िलासॉफिकल रूट्स का एक इंट्रो था। इसके बाद कुछ चैप्टर्स आएंगे, हम डिफरेंट फ़िलासफ़र्स पढ़ेंगे, उनकी डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी इतनी सारी स्टडीज़ में से कौन सी ऐसी चीज़ है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, कौन सा ऐसा हम ये चंक पढ़ेंगे डिफरेंट फ़िलासफ़र्स का, और ये चंक साइकोलॉजी को कैसे अफेक्ट कर रहा है हम वो पढ़ेंगे। तो इट्स गोना बी रियली इंटरेस्टिंग। अगले जो पार्ट्स हैं, अभी तक तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है साइकोलॉजी बुक का। आई होप कि इट वाज इजी टू मेंटेन योर फोकस हियर। लेकिन खैर मैं अपना काम तो कर रहा हूँ, मुझे अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। आई होप कि अगली वीडियो टाइम पे निकल आएगी। आखिर में मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की एक आयत है कुरान पाक में, सूरह इसरा में अल्लाह ताला कहते हैं कि वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी वमा औतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, कि वो आपसे रूह के बारे में पूछते हैं। हमने स्टार्ट वाले इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में डेफिनेशन पढ़ी थी, साइकी का मतलब होता है रूह, माइंड। अल्लाह ताला ने कहा है कि इसका इल्म सिर्फ आपके रब के साथ है, ओनली योर रब नोज अबाउट इल्म, और आप लोगों को सिर्फ छोटा सा इल्म आपको दे दिया है, आपको कोई ज़्यादा नहीं पता, बट यू आर ओनली गिवन अ लिटिल। तो इट वाज रियली अमेजिंग कि अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा, अल्लाह ताला ने डिनाई नहीं किया कि आपके पास इल्म नहीं है। अल्लाह ताला सेड कि आपके पास थोड़ा सा इल्म है। तो जो थोड़ा सा भी इल्म है दैट्स रियली ह्यूज। अगर साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ना शुरू करें हम, ख़त्म नहीं होती, हमारी थ्योरीज, हमारे एक्सपेरिमेंट्स ख़त्म नहीं हो सकते। जब तक इंसान है तब तक नए नए एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास आते रहेंगे। फिर भी अकॉर्डिंग टू अल्लाह दिस इज़ ओनली अ लिटिल, एंड इमेजिन अल्लाह ताला के पास क्या इल्म होगा, एंड हाउ वेल डज ही नो अबाउट अस, अबाउट मी, आपके बारे में क्या जानते हैं अल्लाह ताला। थिंक अबाउट इट, सोचो, और लेट्स सी। आई होप कि अगली वीडियो में टाइम पे निकाल दूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।